बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में एक गोपनीय आंतरिक सर्वे कराया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ जिलों में विधायकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी पाई गई है। इसे ठीक करने के लिए लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म की जा सके। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव आगामी चुनावों में छोटे दलों के साथ ओवैसी की पार्टी एमीन को भी साथ ले सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मजबूत करने के लिए किसी भी विकल्प पर विचार किया जा सकता है। योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उमा भारती, संजीव बालियान और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज पुराने मुकदमों को वापस लेने की फाइल तैयार कर ली है। गृह विभाग ने स्थानीय प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा की मौजूदा स्थिति पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मायावती की नीतियों के कारण पार्टी का जनाधार खिसक गया है और अब बसपा केवल एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बैठक में यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति और बिजली सुधारों के लिए केंद्रीय बजट से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता पर चर्चा हुई। अजय राय के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रणनीति बनाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है ताकि अगले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरा जा सके। डिप्टी सीएम आज प्रयागराज में हैं। उन्होंने कुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की आहट तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, रिवीजन के निर्देश दिए हैं। संभावित प्रत्याशी अब गांवों में सक्रिय होने लगे हैं। बजट 2026 में यूपी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों लखनऊ, वाराणसी, कानपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए भारी फंड दिया गया है। साथ ही 5 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा की गई है जो दिल्ली को पूर्वी यूपी से जोड़ेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों को गन्ने के साथ सरसों या दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे किसानों को एक ही जमीन से दोहरा मुनाफा होगा। सरकार ने हर हाथ को काम के तहत एक नया डेटाबेस तैयार किया है। इसके जरिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर जिलों में ही रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को पलायन न करना पड़े। लखनऊ में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक केंद्र खोला गया है। यहाँ किसानों को रेशम के कीड़ों के पालन और धागा बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे सिल्क उद्योग को मजबूती मिलेगी। यूपी में महिला समूहों को मिलने वाले रिवॉल्विंग फंड की राशि बढ़ा दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लखनऊ, कानपुर, बरेली और मेरठ समेत 25 जिलों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। नोएडा और गाजियाबाद में सुबह घना कोहरा देखा गया, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। अचानक हुई ओलावृष्टि ने गेहूं और सरसों की तैयार हो रही फसल को नुकसान पहुंचाया है। कृषि विभाग नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे करा सकता है। मथुरा के एक निजी स्कूल में नियमों के विरुद्ध जाकर बच्चों को नमाज पढ़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। राजधानी के पारा इलाके में एक युवक ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी मां और 4 बहनों पर धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इलाके में भारी तनाव है। आगामी धार्मिक कार्यक्रमों और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बिजनौर पुलिस ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब ट्रक और बसें वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगी।
आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने मांग की है कि सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने दबे कुचले लोगों को आवाज दी है और इसके लिए वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बिहार कांग्रेस ने युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर टैलेंट हंट प्रतियोगिता शुरू की है। इसके जरिए चुने गए युवाओं को पार्टी के प्रवक्ता और सोशल मीडिया रणनीतिकार के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। पटना की एक विशेष अदालत ने मानहानि और धरना प्रदर्शन से जुड़े पुराने मामले में आरजेडी के 2 वरिष्ठ नेताओं को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचे। वे बिहार के विभिन्न जिलों के संघ पदाधिकारियों के साथ सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार पर चर्चा करेंगे। उनके इस दौरे को 2027 के चुनावी समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था ने 10.6% की रफ्तार से विकास किया है। कृषि और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में राज्य ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य की कुल जीडीपी में भारी उछाल आया है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि पटना की प्रति व्यक्ति आय मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों से कहीं अधिक है। सरकार अब पिछड़े जिलों के लिए विशेष आर्थिक जोन बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय बजट के माध्यम से बिहार के 50 से अधिक स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। आज गया और मुजफ्फरपुर स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म्स और सुविधाओं का शिलान्यास किया गया। वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बिहार के सासाराम, गया और नवादा में मिट्टी की जांच सॉइल टेस्टिंग का काम अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार इस साल के अंत तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा। जीविका समूहों के माध्यम से अब तक 1.4 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार ने घोषणा की है कि इन समूहों को अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उत्पाद बेचने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन का अंडरग्राउंड टनलिंग कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2026 तक इस रूट पर मेट्रो का ट्रायल शुरू कर दिया जाए। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के दूसरे दिन आज गणित और भाषा विषयों की परीक्षा हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। देरी से आने वाले छात्रों को किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि बजट सत्र के बाद राज्य में 50,000 से अधिक खाली पदों पर नई शिक्षक भर्ती TRE 5.0 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। देश भर के 10,000 विशेषज्ञ डॉक्टर पटना में जुटे हैं। सम्मेलन में कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए AI के उपयोग पर चर्चा की जा रही है, जिससे बिहार के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को लाभ होगा। पटना के गोला रोड पर अनियंत्रित पिकअप वैन ने 3 ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुए लोगों को IGIMS में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन अब निजी हॉस्टलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रहा है। जिन हॉस्टलों में CCTV और अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे, उन्हें सील कर दिया जाएगा। पुलिस ने भागलपुर और बांका के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी कर एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो लोन दिलाने के नाम पर ठगी करता था। 12 लैपटॉप और 50 सिम कार्ड बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश सीमा से सटे कैमूर में पुलिस ने एक कंटेनर से 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की। शराब को नमक की बोरियों के नीचे छिपाकर लाया जा रहा था। आज सुबह पटना एयरपोर्ट पर दृश्यता विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली और बेंगलुरु से आने वाली 3 उड़ानें देरी से पहुंची। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी बिहार, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इससे तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। रणजी ट्रॉफी के अगले मैच के लिए बिहार की टीम मोइनुल हक स्टेडियम में अभ्यास कर रही है। खेल मंत्री ने स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। ऑटो और टैक्सी चालकों ने किराए में बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है।
निर्माण कार्य और एक वाहन के खराब होने के कारण महामाया फ्लाईओवर पर सुबह से ही लंबा जाम लगा रहा। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कल होने वाली शब-ए बारात को लेकर पुलिस मुस्तैद है। कानपुर और मेरठ जैसे संवेदनशील शहरों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और शांति समिति की बैठकें बुलाई गई हैं। कानपुर के कल्याणपुर इलाके से एक नाबालिग लड़की के लापता होने की खबर है। परिजनों ने एक पड़ोसी युवक पर शक जताया है। पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। डीडीयू विश्वविद्यालय ने अमेरिका और यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए समझौता किया है। अब गोरखपुर के छात्र विदेश जाकर रिसर्च कर सकेंगे। एमएमयूटी गोरखपुर के छात्रों ने दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ एआई हैकाथॉन में पहला स्थान पाया है। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जो एक्सरे देखकर शुरुआती चरणों में ही बीमारियों का पता लगा सकता है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव आज विधानसभा में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 को केंद्र में रखा गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में भारी वृद्धि की गई है और सौर ऊर्जा व कृषि स्टार्टअप्स के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 2005 से अब तक बिहार में पुलिस थानों की संख्या 814 से बढ़कर 1380 हो गई है और राज्य की सड़क कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।